नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बार्टर सिस्टम से लेकर बिटकॉइन की तरफ कैसे इवोल्यूशन हुआ मनी का, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोग जानते हैं बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि इसमें एक वस्तु के एवज में दूसरे वस्तु से एक्सचेंज करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि आपके पास गेहूं है और आपको एप्पल खाने की चाहत है, तो आप क्या करेंगे कि आप लोग एप्पल उगाने वाले को पहले ढूंढेंगे। उसके बाद अपनी जो गेहूं है उसके पास ले जाएंगे। अगर उसको ज़रूरत होगी गेहूं को, तभी आपको एप्पल मिलेगा, नहीं तो आपको ऐसे एप्पल वाले को ढूंढना पड़ेगा जिसको गेहूं की चाहत है। और फिर दोनों आपस में आप लोग क्या करेंगे कि अदला बदली करेंगे सामान का। लेकिन ये जो सिस्टम था, ये एंशिएंट पीरियड में बार्टर सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा, एक तो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती थी कि आपको बोरी ले जाना पड़ रहा है गेहूं का, फलों का एक टोकरी ले जाना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद दूसरी बात कि आपको ढूंढना पड़ रहा है ऐसे व्यक्ति को कि जिसको आपकी वस्तु की चाहत हो और उसकी वस्तुओं को आपकी चाहत हो। तो ये सब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होता था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता था। इसलिए इस सिस्टम को फिर छोड़कर लोगों ने डिसाइड किया कि जो कौड़ियाँ जो होती है, जो शंख जो आप छोटे छोटे देखते हैं, जो सी से हमें मिलता है समुद्र से, फिर उसका इस्तेमाल होने लगा। आप लोगों ने आईबीसी में पढ़ा होगा कि लेपिस लाजुली ये सब करके एक पत्थर का इस्तेमाल होता था। तो पत्थर एक निर्धारित कर दिया गया कि ये सब पत्थर है, इसको आप लोग ले जाइए और इसका दाम ये है। एक दाम तय कर दिया गया, एक वैल्यू तय कर दी गई। अब उस वैल्यू से आपको क्या मिलता था, आप ले जाते थे और आपको सामान मिल जाता था। आप कहीं भी गेहूं की ज़रूरत है या फिर बाजरे की ज़रूरत है या कोई भी प्रकार की जैसे सामान की ज़रूरत है, वो आपको कौड़ी से मिल जाता था। लेकिन ये कौड़ी में दिक्कत क्या थी कि इसे कोई भी लोग कहीं से भी लोग प्रोक्योर कर सकते थे, बहुत कहीं से भी लोग ले आ जा सकते थे। और इसकी वैल्यू एक डिफिनिट नहीं होती थी, स्टेट के द्वारा निर्धारित नहीं था। तीसरा पॉइंट आया कि जब स्टेट्स का फॉर्मेशन होने लगा एंशिएंट पीरियड में, आप लोग जानते हैं मौर्यन काल में, गुप्ता पीरियड में, तो उस समय क्या हुआ, पंचमार्क कॉइन आया था मौर्यन पीरियड में। आप लोग ये नई हिस्ट्री में पढ़ा होगा। उसमें क्या था कि जो गोल्ड कॉइन्स थे, सोने के सिक्के बनने लगे। उसके बाद जो चांदी के सिक्के भी हम लोग ने देखा है, कॉपर के सिक्के बनने लगे। और उन सब पर क्या होता था, एक राज्य का मुहर होता था और राज्य आपको एक वैल्यू प्रदान करता था कि इस सिक्के की इतनी वैल्यू है, आप इसके एवज में इतना खरीद बिक्री कर सकते हो। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता था स्टेट को, क्योंकि सोना कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है और एक जगह से दूसरी जगह सोना ले जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होता था, क्योंकि बीच में लूट लिए जाते थे लोग, मारधाड़ जो भी है कि वहाँ पे जो वायलेंस होना, तो ये सब ज़्यादा चोरियाँ, लूट, ये सब की ज़्यादा शिकायतें थी। और स्टेट को भी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है सिल्वर और गोल्ड कॉइन निकालने में। तो इसके एवज में जो वर्ल्ड पूरी फ्रेटर्निटी ने एक मीटिंग किया और उन्होंने बात की कि क्यों ना हम लोग क्या करें कि गोल्ड के एक्सचेंज में कोई आपको पेपर वैल्यू दे दे। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे कि आप लोग अपना सोना यहाँ पर लेकर आएँ, गोल्ड या जो सिल्वर है, जो मोस्टली जो वर्ल्ड सिनेरियो में गोल्ड इस्तेमाल होता था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप क्या करें कि आपको मैं एक पीस ऑफ पेपर दूंगा, उसकी वैल्यू एक जितना आपने गोल्ड लेकर आए हैं वो गोल्ड की उसकी वैल्यू होगी। और आप जब रिटर्न आएंगे और वो आप रिसिप्ट हमें दिखाएंगे, तो जो जितनी वैल्यू होगी उस रिसिप्ट की, वो वैल्यू आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने बोला कि 100% आपको वो वैल्यू ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोग किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, जैसे ड्राई क्लीनिंग के लिए जाते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है ड्राई क्लीनिंग का। वहाँ पर वो क्या देता है, आपको एक रिसिप्ट देता है, एक कागज़ देता है, उस पर आपने जो मटेरियल उसके पास रखा है उसकी बात लिखी होती है। उसके बाद कुछ दिन के बाद आप जाते हैं तो आप अपना कपड़ा कलेक्ट कर लेते हैं और ये रिसिप्ट उसको दे देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आपको एक पीस ऑफ पेपर दिया जाता था और आप कहीं भी मार्केट में चले जाएं, उसकी वैल्यू होती थी, उस पर लिखा होता था कि ये इतनी गोल्ड कॉइन्स का इसमें वैल्यू है, तो ये इसको मिल जाता था। और वापस जब ये आता था, अगर इसके पास वो पीस ऑफ पेपर है तो उसको 100% ट्रांसफ़र होता था। ये पहले किया जाता था। उसके बाद ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो सिस्टम था उसमें लेकर आया गया था, इसको बोला जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम। गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम में लोगों ने क्या किया, कंट्रीज़ ने मिलकर ये डिसाइड किया कि ठीक है कि पहले आपको 100% एक्सचेंज मिलता था, अपने जो पीस ऑफ पेपर वो दिया गया है, 100% आपको गोल्ड वापस मिलता था। लेकिन अब क्या है, गोल्ड एक्सचेंज जो सिस्टम जो आया उसमें 100% आपको नहीं मिल रहा था। लगभग मान लीजिए कि 40 to 60% ही आपको रिटर्न मिल रहा था, बाकी ये लोग रख ले रहे थे, ठीक है। तो ये जो गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम आया, ये धीरे धीरे क्या हुआ कि मनी का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे इसको रिड्यूस होते जा रहा है। आप लोग देखें यहाँ से रिड्यूस होना चालू हो गया। उसके बाद आता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से लेकर 1918 तक चला।
आप लोग जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसमें क्या हुआ कि यूरोपियन देशों ने हिस्सा लिया 1914 से लेकर 1918 तक, और जो अमेरिका जो था, ठीक, जो अमेरिका है वो बिल्कुल इससे एलुफ रहा, इससे हटकर रहा। और इन्होंने क्या किया कि अब जो भी एक्सपेंसेस हो रही थी यूरोपियन कंट्रीज़ की, ये अमेरिका बोलता है कि आप लोग हमसे सामान ले सकते हैं, इसके एवज में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोना रखना पड़ेगा, सोना गिरवी रखना पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। तो बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो मजबूर हुई और नॉर्थ अमेरिका के पास सोना गिरवी रखते गए। सेकेंड वर्ल्ड वार में भी यही हुआ, जो 1939 से 1945 तक चला, उसमें अमेरिका क्या है लास्ट में जाके इंटर करता है, और वहाँ भी बहुत सारे सोना जो यूरोपियन देशों ने गोल्ड अमेरिका के पास जमा करते गए। इस तरह से क्या हुआ कि अमेरिका बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गया, इसके पास गोल्ड रिजर्व बहुत ज़्यादा आ गए, और गोल्ड रिजर्व की वजह से ही ये बहुत ज़्यादा करेंसी छापने लगा। और इसलिए आप देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में डॉलर सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है और अब तक मानी जा रही है। तो ये जो पेपर जो करेंसी आया आफ्टर जो वर्ल्ड वार है, वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि सोना सबसे ज़्यादा इनके पास था, तो ये इन्होंने बोला कि जिसके पास जितना सोना होगा, क्योंकि क्या है गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम चल रहा था, तो जिसके पास जितना सोना है उसके एवज में ही वो उतनी करेंसी छाप सकता है। और यहाँ पर क्या है कि पूरे वर्ल्ड में तो सोना उतना नहीं था, सारा जो वर्ल्ड का सोना किसके पास आ गया था, नॉर्थ अमेरिका के पास आ गया था, और नॉर्थ अमेरिका धमाधम छापने लगा, क्या नोट डॉलर छापने लगा। और इन्होंने बोला कि ठीक है, आप हमने क्या देख रहे हैं हम लोग कि गोल्ड के जो जितना गोल्ड है उसके बदले में उसके इक्विवेलेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, करेंसी को लेकर आ रहे हैं, गोल्ड के इक्विवेलेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, मनी को। तो इसने बोला कि हमारे पास सारा तो गोल्ड हमारे पास है, लगभग 60% ऑफ द वर्ल्ड का जो गोल्ड था वो किसके पास, अमेरिका के पास था। तो अमेरिका ने बोला कि जब 60% ऑफ गोल्ड, एक लार्जर चंक ऑफ गोल्ड हमारे पास है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो मनी होगा वो इक्विवेलेंट तो क्या है, डॉलर है, जो इनका डॉलर है, ठीक है। और आपकी जो करेंसी आएगी, आप सीधे सीधे क्या करें, गोल्ड से तुलना ना करके हमारे से ही तुलना करें, क्योंकि हम लोग गोल्ड के इक्विवेलेंट में ही डॉलर बना रहे हैं। इसलिए जो जैसे इंडिया की रुपी है या जापान की येन है, ठीक है, तो ये सारी जो करेंसी है, चाइना की रेनमिनबी है, ये सारी जो करेंसी है, ये सब करेंसी किसके आप कंपैरिजन करें, गोल्ड डॉलर से, क्योंकि डॉलर क्या है, हमने गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे बनाया है डॉलर, ये अमेरिका का कहना था। अब इसकी जो गड़बड़ी है सबसे पहले उजागर हुई फ्रांस ने की। फ्रांस ने देखा कि ये तो डॉलर छापे जा रहे हैं, लेकिन कोई इनके पास मतलब कि कोई पुख्ता जो है, इनके पास कोई सबूत नहीं है कि कितना गोल्ड है, उसके एवज में ये छापे जा रहे हैं नोट, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन किया सबसे पहले फ्रांस ने। अब जब फ्रांस ने क्वेश्चन किया तो अमेरिका ने बोला कि ठीक है, अभी ये जो है ना गोल्ड एक्सचेंज वाला सिस्टम हम लोग ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे सरप्राइज जो सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि बाकी कंट्रीज़ ने फिर सबने मिलकर अमेरिका पर उंगली भी नहीं उठाया, ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं किया कि आपने हमें बताया नहीं कि आपके पास कितना गोल्ड है और कितना आपने डॉलर छापा है, ठीक है। तो ये मामला लगभग वहाँ पे दब गया। लेकिन अमेरिका को एक बात समझ में आ गई कि आगे फ्यूचर जो कमिंग जो डेज़ है उसमें, फ्यूचर ईयर में बाकी कंट्रीज इसकी मांग कर सकते हैं। तो उसने क्या किया कि ये गोल्ड के सिस्टम को ही इसने ख़त्म कर दिया। बोला कि ठीक है कि अब ये स्टैंडर्ड नहीं चलेगा और ये मार्केट वैल्यू पर ये सिस्टम अब चलने लगेगा। तो पहले जो फिक्स वैल्यू हुआ करती थी कि रुपये की इतनी फिक्स वैल्यू है, ठीक है, आप लोग 10 रुपया लेकर जाते थे या 100 रुपया लेकर जाते थे, पहले के ज़माने में कितने ज़्यादा उसकी वैल्यू होती थी। अब दिन पर दिन आप देख रहे हैं कि वो करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे गिरती जा रही है। अब ये ऐसा क्यों गिर रहा है, क्योंकि अपने हिसाब से लोग अब अपनी करेंसी को छाप सकते हैं, ठीक है। आज के आप में देखें डेट में कि 10 रुपये के आपको पहले आप 1 किलो चीनी लेकर आ जाते होंगे और अब है 10 रुपये के आपको 1 पाव ही चीनी मिल रहा है। तो देखिए कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। अब ये इसलिए आया है क्योंकि अब जो करेंसी का जो इस्तेमाल चल रहा है वो फिक्स्ड डिजिट पर, फिक्स्ड गोल्ड पे नहीं चल रहा है, अब वो मार्केट के हवाले छोड़ दिया गया है। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल हो गया है। अगर जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होगी मार्केट में, जैसे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा डिमांड अभी किसकी है, डॉलर की है, इसलिए डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत है। अभी आप देखिएगा तो लगभग 80 रुपये प्रति जो रुपीज़ है उसके प्रति $1 का 80 रुपये दाम हो चुका है। तो ये सब जिसकी ज़्यादा मजबूत होगी एक्सचेंज रेट उसकी ज़्यादा बढ़ेगी, जिसकी ज़्यादा जितना मांग बढ़ेगा। और मांग कैसे बढ़ेगा, आप एक्सपोर्ट करेंगे तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मार्केट वैल्यू पर अब बेस्ड है। लेकिन वो जो करेंसी आपको दी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा ही मात्र रह गया, क्योंकि उसमें वैल्यू उतना नहीं है, वो गोल्ड से बैक्ड नहीं है।
अब यही जो बात है, ये बात खटकी किसको, जो एक ग्रुप ऑफ पीपल बोला जाता है, जिसमें सतोशी नाम का एक व्यक्ति या फिर एक ग्रुप ऑफ व्यक्ति को बोला जाता है सतोशी। उन्होंने देखा कि ये जो अब तो ऐसे तो ये जो रुपीज़ है या फिर जितनी करेंसी ये तो छापते जाएंगे अपने हिसाब से, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो उन्होंने बिटकॉइन का कंसेप्ट लेकर आए, और ये बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल करेंसी है। जिस तरह से आपकी रुपीज़ है ये हम लोग फिजिकली रूप में देखते हैं, ये क्या है, एक डिजिटल करेंसी है, लाइक एनी रुपी और डॉलर। लेकिन इसमें क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बिटकॉइन का हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग इवॉल्व करके बिटकॉइन पर आ गए हैं तो बिटकॉइन को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि सबसे पहली बात कि ये अपने हिसाब से जो कंट्रीज हैं ये छापे जा रहे हैं नोट, और इस नोट की कोई बैकअप वैल्यू नहीं है, कोई इसके एवज में कोई गोल्ड नहीं है। ये अपने हिसाब से अपने दिमाग से कितना भी छाप सकते हैं। आने वाले दिन में ऐसा हो जाएगा कि ये बिल्कुल हेलीकॉप्टर मनी, जैसे आप लोग जानते होंगे कि जितनी ज़्यादा मार्केट में जो मनी आ जाती है उसको क्या बोलते हैं, अगर बहुत ज़्यादा मनी फ्लोरिश करके ये मार्केट में तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और उसको हम लोग हेलीकॉप्टर मनी बोलते हैं कि बहुत मनी छप गया है। तो अब मनी आप कितना भी छाप सकते हैं, लेकिन उसका क्या होगा कि दिन पर दिन वैल्यू घटते जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं ग्राफ के अनुसार, एक देखा जाता है कि दिन पर दिन जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपने मनी को बढ़ाते जा रहे हैं, छापते जा रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, वो नीचे गिरते जा रही है। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखकर जो सतोशी एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसा कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, वो लोगों ने बिटकॉइन लेकर आए। और बिटकॉइन का मेन कंसेप्ट क्या रहा, ये फिर से बैक जाना चाहते हैं वही गोल्ड स्टैंडर्ड पे। गोल्ड स्टैंडर्ड का क्या था कि जितना आपके पास गोल्ड है उतना ही आप मनी छाप सकते हैं। इसमें भी ये क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाई गई है, एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक की माइनिंग की जाती है। अब ये लिमिटेड नंबर्स ऑफ ब्लॉक ही माइनिंग हो सकता है। अब ये लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लॉक माइनिंग हो सकता है, तो इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, आप इतना ही नंबर ऑफ बिटकॉइन जनरेट कर सकते हैं। बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी है लाइक, और ये लाइक एनी रुपी एनी डॉलर, ये एक करेंसी है, लेकिन ये क्या है, डिजिटल फॉर्म में है। ठीक है, जिसकी माइनिंग की जाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसकी माइनिंग की जाती है, जिसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है। यह डिजिटल करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द्वारा इसकी माइनिंग की जाती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसको मतलब कि मेन जो ग्राफिक्स है, कंप्यूटर के ग्राफिक्स के द्वारा यूज करके इसकी माइनिंग की जाती है कि कितना बिटकॉइंस आएगा, और ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड होता है। जबकि हम लोग मनी में देखते हैं क्या कि एक सेंट्रल बैंक, उस पर एक अथॉरिटी होती है सेंट्रल बैंक की, लेकिन ये क्या होता है, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। राइट। और एक और बात है इसमें कि ये इनक्रिप्टेड है, यानी कि थर्ड पार्टी कोई भी अगर इसमें आकर इन्वॉल्व होना चाहेगा तो वो इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। और अब ये डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज होने की वजह से क्या होगा कि ये ट्रांसपेरेंट ज़्यादा है। इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपने जो बिटकॉइन इन्वेस्ट किया है मार्केट में वो कहाँ कहाँ होकर जा रहा है। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास पैसा है, और पैसा है आप निवेश किया है, आपने किसी बैंक में रखा है, तो क्या आप जानते हैं कि वो बैंक उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर रहा है, किसको किसको बैंक ने उस पैसे से लोन दिया है, ये आप बिल्कुल नहीं जानते। ये टोटली बैंक के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन जब बिटकॉइन आ गया है तो बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसके मदद से आप लोग अपने पैसे का ट्रैक रख सकते हैं कि आपने पैसा जो इन्वेस्ट किया है वो पैसा कहाँ कहाँ गया है, किसके किससे होकर गया है, और कहाँ अभी है। इतनी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जा रही है। इसलिए ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारी गवर्नमेंट करना चाहती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। बिटकॉइन को अभी हम लोग ने एक कानूनी तौर पे इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन हम लोग अभी सोच रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने पे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम लोग विस्तार से हम लोग आगे के भी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ आपको क्या बताया कि मनी का इवैल्यूएशन इवॉल्व कैसे हुआ मनी। ठीक है, जो बार्टर सिस्टम से लेकर अभी तक जो हम लोग बिटकॉइन में आ रहे हैं। बिटकॉइन का मेन जो मोटो यही था कि जो करेंसी इतने अंधाधुंध छापी जा रही है बाकी देशों के द्वारा, जिससे क्या है कि क्राइसिस आ रही है, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी हो रहा है। और जो 2008 का जैसे प्राइम क्राइसिस था, उसके बाद ही 2008 के लगभग ही ये बिटकॉइन का कंसेप्ट जो सतोशी ने लेकर आए थे। ठीक है,
ऐसे ये अभी तक पता नहीं चला है कि इसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है कि ये था कौन, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल थे या किसी एक व्यक्ति का नाम है। तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में मैं आपको बिटकॉइन के बारे में अच्छे समझाऊंगा कि इसको ट्रेडिंग कैसे करना है और इसमें क्या इसकी बेनिफिट्स है और क्या इसका नुकसान है। बिटकॉइन के अलावा भी बहुत सारे डिजिटल करेंसी हैं मार्केट में, ठीक है, जैसे इथेरियम है, ठीक है, तो ये सब टेथरम है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इतनी सारी डिजिटल करेंसी भी मार्केट में फ्लोरिश हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।